लोकसभा चुनाव के 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना है और उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 7 सीटें, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं जहां पर मतदान होंगे और 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा और पहले चरण में जो वोटिंग होनी है 91 सीटों पर, उसका ब्यौरा हमने आपको बताया। इस दौर में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दिग्गजों पर सबकी नजर है। महाराष्ट्र के नागपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले से होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू मैदान में हैं। उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है और जम्मू लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला से है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह और एसपी-बीएसपी आरएलडी गठबंधन के आरएलडी कैंडिडेट जयंत चौधरी के बीच सीधी लड़ाई है। उत्तराखंड के कुछ अहम सीटों की बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत के बीच सीधा मुकाबला है। और इसके साथ बिहार में गया लोकसभा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुकाबला जेडीयू के विजय मांझी से है और गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मैदान में हैं। और आइए पहले चरण के वोटिंग से जुड़ी हुई जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे साथ संवाददाता अनु दीवान जुड़ रही हैं और अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज़्यादा बातचीत के लिए। अखिलेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहले चरण में फर्स्ट फेज़ की हम बात करें, 91 सीटें हैं और किस तरह से देखें पूरे मुकाबले को और ख़ास तौर पर जो चुनावी तैयारियाँ हैं उसको लेकर। देखिए, पहले चरण का चुनाव जो होता है काफी अहम होता है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में जिस तरह की स्थितियां होती हैं वो एक ट्रेंड सेटर हो जाता है, खास करके कानून व्यवस्था के मामले में, हिंसा के मामले में, और स्मूथ कितनी शांति से चुनाव संपन्न हो पाया, यह चुनाव आयोग को क्रेडिट जाती है अगर पहले चरण में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं। अब अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों के लिए भी एक काफी परीक्षा की घड़ी होती है। जिस तरह से हम एग्जाम में बैठते हैं और पहला पर्चा काफी लगता है कि अगर वो ठीक से निकल गया तो अगला पर्चा भी निकल जाएगा, राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव के समय ऐसी ही स्थिति होती है, क्योंकि पूरे 5 साल की तैयारियों के बाद जब चुनाव आता है उस समय पहला चरण एक कठिन परीक्षा होती है उनके लिए। तो मैं जो देख रहा हूं पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो या उत्तर प्रदेश का मामला या बिहार का मामला, हर जगह पहले चरण पे लोगों का ध्यान है कि पहला चरण किस तरीके से गुजरता है। और पहले चरण में एक खास बात यह भी होती है अभिलाषा की, जो राजनीतिक दल जहां अपने आप को मजबूत पाता है वहां कोशिश करता है कि उसे सबसे ज्यादा मत मिले, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो, और न सिर्फ ज्यादा हो बल्कि दिखे भी, मतदान केंद्रों पर दिखे, मतदान केंद्रों के बाहर दिखे। तो यह एक शक्ति परीक्षा भी होती है और वो दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी, और आसपास के जो चुनाव क्षेत्र होते हैं जो दूसरे चरण तीसरे चरण में होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। इस लिहाज से पहला चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अभिलाषा, और इसलिए जो जितने नाम आपने लिए वो नाम तो है ही, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाके हैं जहां आप जानती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है या सिक्किम है,
वहां एक ही चरण में विधानसभा का चुनाव, पहले चरण में ही विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो ये जो जहां साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं, वहां मैं महसूस कर रहा हूं कि राजनीतिक दलों के सामने और भी कठिन परीक्षा की घड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों चीजों को उन्हें मैनेज करना पड़ता है। और इसमें निश्चित तौर पे जो प्रशासन है, प्रशासन को तो सहूलियतें होती हैं, लेकिन राजनीतिक दल कई बार कहते हैं कि उन्हें इस मामले में थोड़ा सा दोनों चीज को मैनेज करना, विधानसभा के चुनाव मैनेज करना और लोकसभा के चुनाव मैनेज करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, उसमें हर जगह दोनों तरीकों का प्रचार हो रहा है। और इसलिए कहें कि कई बार ये इसमें सहूलियतें भी होती हैं प्रशासन के, खास तौर के प्रेस मीडिया को भी खास तौर पे, और जनता को भी खास तौर पे, क्योंकि एक ही बार में जाकर उन्हें निर्णय ले लेना बिल्कुल होता है। अखिलेश, और कई दिग्गज भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप गैंगटॉक में मौजूद हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में और जानकारी आपसे लेंगे हम। हमारे साथ अनु भी जुड़ी हुई हैं, उड़ीसा में वो मौजूद हैं। अनु, उड़ीसा में 4 सीट पर मतदान होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला आप किन पार्टियों के बीच में देख रही हैं? फर्स्ट फेज का जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प रहने वाला है? बिल्कुल अभिलाषा, अब सिर्फ कुछ ही एक ही दिन बचा है पहले फेज की मतदान के लिए, और लगभग चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, चलिए, अनु हमें उड़ीसा से बता रही थी, और एक बार फिर हम अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, समझना चाहेंगे आपसे कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर जो मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान भी देती है और बहुत जीत भी उन्हें मिली है, ऐसे में इस बार मुकाबले को हम कैसे देखें? क्या बीजेपी एक कंफर्टेबल जोन में है नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात के लिए बीजेपी को दाद देनी होगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार और जिस तरीके का फैलाव बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया है, और नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ही अहम है, न सिर्फ प्रदेश के रूप में बल्कि रणनीतिक रूप से। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है वह एक तरफ से चीन से जुड़ा हुआ है, चीन की सीमाएं बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट से जुड़ती हैं। म्यांमार एक तरफ है, एक तरफ भूटान है, दूसरा नेपाल है, तो 4 देशों की सीमाएं नॉर्थ ईस्ट से जुड़ती हैं। और नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से कहें कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत बड़ा वाहक होता है। तो यहाँ जिस तरीके से चुनाव संपन्न होता है, उसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपना नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, वो दिखता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों की कई बार अनुपस्थिति खलती थी नॉर्थ ईस्ट में, वह इस बार पूरी हुई है, पिछले चुनाव के समय से ही पूरी हुई है। और नेडा बनाकर बीजेपी ने जो किया, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भी यह एक बात गई कि हाँ, राष्ट्रीय दल इस मामले में काफी सचेत हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, सिक्किम में जो दोनों चुनाव है, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा का भी चुनाव है, और इसमें एक बड़ी रोचक स्थिति होती है। कई बार लोग कहते हैं कि लोकसभा के लिए वो किसी राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से वोट देते हैं, और विधानसभा के लिए क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से वोट देते हैं। बिल्कुल, अभी तुरंत हम लौटते हैं आपके पास अखिलेश जी। अनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, जानना चाहेंगे आपसे, उड़ीसा में किस तरह का मुकाबला आप देख रही हैं सीधे तौर पर, और बीजेडी को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुकाबला जो है वो किस तरह का है? बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के लिए भी कितनी उम्मीदें हम देखें उड़ीसा में? बात है यानी 11 अप्रैल को। लेकिन सही बात है कि इस बार उड़ीसा का चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उड़ीसा की 19 साल बाद तस्वीर बदलती देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि इस बार बीजेडी के सामने सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर कर आ रही है, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया है। पहले उड़ीसा के लोग सिर्फ बीजेडी के बारे में ही बातचीत करते थे, लेकिन अब फिलहाल वो अन्य विपक्षी पार्टियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेडी के सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, 2 नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। वहाँ बीजेपी और चलिए अनु, हम लौटेंगे आपके पास उड़ीसा के बारे में और अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। अखिलेश, आपका भी शुक्रिया गैंगटॉक से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तरह से इस वक्त जो पहले चरण के चुनाव में चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उसके साथ ही जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है कई जगहों पर, और बीजेपी के लिए और वहाँ के क्षेत्रीय दलों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और चुनाव प्रचार पूरे चरम पर भी देखने को मिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा, लेकिन यहाँ भारत में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और कहते हैं कि हमारी सेना की वीरता की बात ही नहीं होनी चाहिए, इससे उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचता है। जब हमने आतंकियों पर प्रहार किया तो दर्द पाकिस्तान को हुआ, लेकिन आंसू हमारे यहां कांग्रेस और जेडीएस उनके साथियों के निकले। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी हो गई, लेकिन हमारे यहां के महामिलावटी दल पाकिस्तान के बजाय मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आज मैसूर में भी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 साल से आपके सेवक ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने का प्रयास किया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कनेक्टिविटी तक हमारे प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ मैसूर को, इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। स्वागत करतोय आणि ठाकरेंचं स्वागत आहे। तशा आज महाराष्ट्र के लातूर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम के निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार को बहुमत मिलेगा। 5 ही साल के कालखंड के अंदर नक्सलवाद के अंदर 36% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भौगोलिक क्षेत्रों में पहले 330 जिले थे, अब 76 से भी कम जिले होते 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 58 जिलों तक ये बात फैल कर रहे हैं। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के गया में जीतन राम मांझी के समर्थन में रैली किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 20% गरीबों को न्याय योजना का लाभ मिलेगा। सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, गरीब से गरीब लोग के बैंक अकाउंट में आएगा 72,000 रुपए हर साल। गरीब परिवार जाएगा, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा। जैसे ही आपने खरीदना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, आपके बच्चों को फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने पहले बिजनौर और फिर सहारनपुर में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने बिजनौर में कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सहारनपुर में उम्मीदवार इमरान मसूद के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिजनौर और सहारनपुर में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बिजनौर में कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मुकाबला बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह और बीएसपी के मलूक नागर से है।
वहीं सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का मुकाबला बीएसपी के हाजी फजल रहमान और बीजेपी के राघव लखनपाल से है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। और चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और इस दौरे में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 12 अप्रैल होगी। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की ओर से जारी घोषणा पत्रों में किए गए वादों में कई का जनता के बीच जमकर जिक्र हो रहा है। कांग्रेस जहां गरीब परिवार को सालाना 72,000 देने का वादा कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने बुजुर्ग किसानों और व्यापारियों को पेंशन देने का वादा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ लादे इन वायदों को पूरा किया जा सकता है। छोड़े जा रहे हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से सोमवार को जारी संकल्प पत्र में किसानों पर फोकस करते हुए जहां 1 लाख तक के क्रेडिट कार्ड कर्ज की माफी का वायदा किया गया है, तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब सभी किसानों को मुहैया होगी। पार्टी ने छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन का वादा भी किया है। बीजेपी मानती है कि ये वादे ठोस अर्थनीति पर आधारित हैं। ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया जिसके लिए पूरा रोड मैप नहीं क्लियर है। रोड मैप बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर है और किसी भी ऐसी स्कीम्स को अनाउंस नहीं किया जो ऑलरेडी हम लोग कर नहीं रहे हैं और उसके लिए ऑलरेडी एलोकेटेड फंड नहीं है। आप अगर हमारी स्कीम्स को देखें तो महत्वपूर्ण रूप से हमने जो एमपी किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक के लोगों को तो किसानों को हम पहले ही पैसा 6,000 रुपया दे रहे थे, अब वो सारे किसानों को कर दिया है और उसके लिए पूरी तरह से बजट में ऑलरेडी प्रावधान हम कर चुके हैं और अब जितना पैसा और लगेगा वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था और सबसे बड़ा वादा न्याय योजना के तहत किया गया था। इसमें देश के 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया। जब सवाल हुआ कि पैसा कहां से आएगा, तो पार्टी ने कहा कि ये भी मैनेज हो जाएगा। This question was asked when we announced Manrega. Where will the money come from? This question was asked when we did the farm loan waiver in 2008. Where will the money come from? This question was asked when we said Food Security Act will be rolled out throughout the country. Where will the money come from? But the money did come. So Congress sets ambitious goals. But these goals are achievable with wise and competent government. जानकारों का मानना है कि चुनाव दर चुनाव वादे होते रहते हैं, जिसमें से कई पूरे नहीं भी हो पाते। ऐसे में लुभावने वादों के लिए चुनाव आयोग को निगरानी का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि कुछ राजनीतिक दल जो इस प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि वो इतनी राशि मुहैया करा पाएंगे या ऐसा कर पाएंगे, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और उस आधार पर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है या की जानी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं इस पर शोध होना चाहिए और इस पर चिंतन होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल हम निभाएंगे संकल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जैसे लुभावने नामों से चुनावी घोषणा पत्र जारी करते रहते हैं, लेकिन इनमें कितने जमीन में उतरते हैं और कितने हवाई किले साबित होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे तो 2013 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि चुनाव के पहले
लोक लुभावन वायदे सिर्फ सियासी फायदे के लिए चुनावी घोषणा पत्र में नहीं किए जा सकते। इसके बाद से ही चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता के दायरे में परखना शुरू किया था। लेकिन चुनाव है तो चुनावी वायदे होंगे भी, इसलिए जनता की पहली जिम्मेदारी है कि इनको परखा जाए। दिल्ली में कैमरामैन अरविंद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।